हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास की सीरीज में कक्षा 8 क्लास का पार्ट नंबर 1 कैसे कब और कहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 और 7 की जो इतिहास है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। देखिए, जो लोग बाग बहसें करते थे या बातचीत करते थे उनको यही लगता था कि कौन सा राजा को कब ताजपोशी हुई, ठीक है, कौन से युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। इन्हीं सारी जो तारीखें होती थी, डेट्स होती थी, इन पर ही उनकी लोगों की बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? मतलब सभी लोगों को ये लगता है कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इतिहास में जो तारीखें होती हैं, तारीखों को रटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह थीं और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात भी करने लगते हैं। देखिए, इतिहास का मतलब क्या है कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं, यही कि पास्ट में यानी अतीत में क्या हुआ था, और अगर हम उसकी वर्तमान की तुलना करते हैं, अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, तो हम इस समय का इस बात का जिक्र करते हैं कि पहले चीज़ें कैसी थी और बाद में कैसी हो गई, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। देखिए, हम लोगों को ये लगता है कि जो चीज़ें आज है ना, वो चीज़ें पहले भी थी, जबकि ऐसा नहीं है। समय के साथ में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा चेंज होती है, उनमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ, ठीक है। इसको तो कोई भी नहीं बता सकता कि जो चाय या कॉफ़ी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलवे के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। अगर आज से पहले को हम कंपेयर करें तो हम यही सोचेंगे कि लोग बाग, जब ये ट्रेन नहीं थी, रेलगाड़ी नहीं थी, तो उस टाइम में लोग दूर दूर की यात्राएं कैसे करते थे। आज तो हमारे पास परिवहन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जब ये सारे साधन नहीं थे तो लोग बाग किस तरीके से दूर से यात्रा करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती ही रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेज होते हैं, वो एकदम से नहीं होते। जब बदलाव आता है तो वो धीरे धीरे होता है, और जो बदलाव की भी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जिसके अनुसार जो परिवर्तन है वो समाज के अंदर आता है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर रहे हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथि का महत्व बना रहता है। देखिए, इसके बारे में तो सभी को पता है कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई थी, उसकी तो एक तारीख फिक्स होती है कि कौन सी लड़ाई
कब लड़ी थी और उस लड़ाई में कौन सा शासक मारा गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी इनकी तो हम एक निश्चित तिथि बता सकते हैं, लेकिन परिवर्तन कैसे है उसकी कोई हम निश्चित तिथि नहीं बता सकते। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। हम बात करते हैं कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। तो देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, और आखिरी वायसराय का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय को कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास को या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। देखिए, हम कभी भी जब भी इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो उसको हम टुकड़ों में पढ़ते हैं। ठीक है, या उसको एक उसमें बांट दिया जाता है। हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी अध्याय है, जो भी पार्ट है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट किया जा सके, उसमें कुछ सामंजस्य किया जा सके। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। देखिए, ये जो फोटो है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स का है। ये 1773 में ये पहले गवर्नर जनरल बने थे। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत का इतिहास जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं जेम्स मिल। ठीक है, और जेम्स मिल ने इसको 3 पार्ट्स में इसको बांटा था। ठीक है, और इसके अनुसार इस किताब में उन्होंने भारत को के जो पार्ट्स किए थे, उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में उसने बांटा था। कई बार पूछा भी गया कि जो जेम्स मिल है, उसने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में। और कौन कौन से? हिंदू, ब्रिटिश और मुस्लिम। ठीक है, कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता
चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। देखिए, उन्होंने सिर्फ ये माना था कि यहाँ पे अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे सिर्फ क्या था, हिंदू और मुसलमान जो तानाशाह राजा थे उनका राज चलता था, और यहाँ पे केवल धार्मिक बैर और जाति बंधन और अंधविश्वास का यहाँ पे बोलबाला था। इस कारण से उसने जो ये अपनी जो किताबें ईस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत को इस आधार पर उसने 3 भागों में बांटा था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। देखिए, आपसे यहाँ से ही पूछ सकता है कि ऐसा किसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना जो हिंदुस्तान है वो प्रगति नहीं कर सकता, तो ऐसा मानना था जेम्स मिल का। ठीक है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ठीक है। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। देखिए, जो अंग्रेज थे, आपको भी पता कि अंग्रेजों के टाइम पे जो भारत के लोग थे वे स्वतंत्र बिल्कुल नहीं थे। ठीक है। और आर्थिक विकास और प्रगति का दौर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपने जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है। यानी कि जब किसी देश के ऊपर, ठीक है, किसी दूसरे देश का कब्जा होता है और उस दबदबे से, उस दबाव से जो उस देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कृति में जो बदलाव आते हैं, उसी प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला है कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सारे रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ठीक है। मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ये मानते थे कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, इसलिए उनको अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए।
19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वह आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जो नकलें थी वो बनाई जाती थी। देखो ये देख सकते हो, ये है हमारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसको 1920 के दशक में बनाया गया था। ठीक है, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की सोच इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। मतलब जो लोग नकल करते थे उनको बोला था खुशनवीशी। ठीक है, उन्हें खुशनवीशी के माहिर लिखते थे। खुशनवीशी या सुलेखनवीश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी था। देखिए, जो अंग्रेज थे, ठीक है, उनको ये विश्वास था कि अगर यहाँ पे भारत पे उनको कब्जा करना है या किसी देश पे शासन करना है तो वहाँ को उस देश को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का उन्होंने नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राज्य सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। हम बात करते हैं अधिकांश रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। ठीक है, यानी जो रिकॉर्ड्स रखे गए थे, रिकॉर्ड से हमें सिर्फ सरकारी जो अफसर थे उनकी सोच के बारे में पता लगता है, ना कि हमें ये पता लगता है कि जो वहाँ के जो आम लोग थे वो क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। ठीक है, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, यानी कि देखिए जो सारे रिकॉर्ड्स थे उन रिकॉर्ड से हमें यही पता लगता है कि सरकार की सोच क्या थी। ठीक है, और सिर्फ ये जो स्रोत थे उन लोगों ने लिखे थे जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते थे, बल्कि हम ये बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते कि जो आदिवासी थे और जो किसान थे या जो लोग खदानों में काम करते थे या जो मजदूर थे जो अपनी ज़िंदगी सड़कों पर गुजारते थे और जो गरीब थे वो किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें आपको बताया हम 6 और 7 क्लास की हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो भी जाके चैनल पे जाके उन 6 और 7 की हिस्ट्री को भी आप देख सकते हैं। और जो बच्चे TGT SST की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी के लिए, और मैं साथ साथ में इन चैप्टर्स में जितने भी MCQ बनते हैं वो सब भी आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जिससे मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।